हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे नकदी सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। पिछले 2 लेक्चर में हमने नकदी सिद्धांत में दी गई सभी इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो समीकरण दी गई थी उसके बारे में चर्चा की थी। मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, केन्स, ठीक है। अब इसमें इस सिद्धांत की कौन कौन सी आलोचनाएँ हैं, महत्वपूर्ण आलोचनाएँ, वो हम देखते हैं। क्योंकि कोई भी सिद्धांत बिना क्रिटिसिज्म के अधूरा ही है, ठीक है, तभी उसके ऊपर सुधार किया जा सकता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नकदी सिद्धांत के निम्न आधार पर आलोचना की गई है। पहला, स्वयं सिद्ध। सभी नकदी शेष समीकरण भी स्वयं सिद्ध युक्तियाँ हैं। कोई भी कैम्ब्रिज समीकरण ले ले, मार्शल का P = mk, वाई पिगू का, रॉबर्टसन, केन्स का, प्रत्येक मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के बीच समानुपातिक संबंध स्थापित करते हैं सभी, जिसकी हमने पिछले लेक्चर में भी आलोचना देखी थी। मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में समानुपाती मतलब डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन बताते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कीमत स्तर मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं मापता। इसको थोड़ा देखें। केन्स ने खुद ही अपनी आलोचना की है। आगे जब बात करते हैं हम अपनी पुस्तक एडवर्टाइज ऑन मनी में पिगू के नकदी शेष समीकरण की और अपनी ही वास्तविक शेष समीकरण की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जैसे पिगू ने गेहूं का कीमत स्तर मापा है, अथवा जैसे उसने स्वयं उपभोग इकाइयों में मापा है, केन्स ने खुद उपभोग इकाइयों के रूप में कीमत स्तर को मापा था, है ना। अब दोनों ही समीकरणों में कीमत स्तर मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं मापता। कैसे नहीं मापता? इसका अर्थ क्या हुआ? यदि केन्स ये मान रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ सिर्फ नकदी का उपयोग केवल उपभोग के लिए किया जा रहा है, उपभोग इकाई के रूप में अपने पास रख रहे हैं, तो उसका उपयोग सिर्फ उपभोग के लिए हो रहा है। निवेश में या किसी सट्टा उद्देश्य के लिए भी हम अपने पास बचत करके रखते हैं, फॉर द प्रिकॉशनरी मोटिव, इसके लिए भी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रखते हैं। तो यहाँ पर केन्स ने खुद ही इसका क्रिटिसाइज़ किया कि इसका मतलब तो क्या हो गया, सिर्फ नकदी जमा का उपयोग केवल चालू उपयोग के लिए ही हो रहा है, परंतु वास्तव में विशाल विविधतापूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से भी, हम बिजनेस करने के उद्देश्य से भी रख लें और व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए भी रखे जाते हैं, परंतु इन पक्षों की उपेक्षा करके कैम्ब्रिज अनुशासन ने गलती की है, ठीक है। तीसरा है कुल जमा को अधिक महत्व। हमने यहाँ देखा जो अपने पास जमा करके रखा, जो बैंक में जमा करवाया है, उन्हीं को इन्होंने मुद्रा की मांग कहा है। तो टोटल मिला के इन्होंने कुल जमाओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व दे दिया है, अन्य कारकों की उपेक्षा की है। फिर नकदी शेष समीकरण इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि आय, व्यवसाय, बचत के उद्देश्य से धारित जमाओं के अनुपात में परिवर्तन करने की मसले में क्या परिवर्तन होगा। यदि कोई आय के उद्देश्य से या बिजनेस करने के उद्देश्य से या बचत करने के उद्देश्य से अपने पास जमाए रख रहा है, तो यदि उनमें कुछ परिवर्तन होगा तो कीमत स्तर में कैसे परिवर्तन होगा, इन कारकों की उपेक्षा की है इन्होंने। अगला है बचत निवेश के प्रभाव की उपेक्षा। ये भी ठीक है। जो कैम्ब्रिज समीकरण है उनमें उन्होंने बचत और निवेश में असमानता के कारण कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होगा उसका विश्लेषण नहीं किया है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई तो उसका प्राइस लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, जो हम आगे देखेंगे। के और वाई स्थिर नहीं। क्या था? मुद्रा की मांग जो नगद रूप में अपने पास रख रहे हैं, वाई वास्तविक आय उसको सूचित कर रहा है। कैम्ब्रिज समीकरण ये मानकर चलता है कि के और वाई या आर टी जिसको उन्होंने माना है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। ये मान्यता अव्यवहारिक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि नकदी शेष के और लोगों की आय वाई अल्पावधि के दौरान भी स्थिर है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि मनी डिमांड कांस्टेंट नहीं रह सकती है, फ्रिक्वेंटली चेंज होगी, ये तो है ही। कीमतों के गत्यात्मक व्यवहार को स्पष्ट करने में असफल। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है फेल्स टू एक्सप्लेन द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द प्राइसेस। ये बात भी ठीक है कि मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को निश्चयिक, अव्यवस्थित और अप्रत्याशित ढंग से प्रभावित करती है। इन्होंने जो बोला है वो क्या बोला है कि मुद्रा की कुल मात्रा समान अनुपातिक, समान भी और अनुपातिक रूप से सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करती है। M 10% बढ़ा, PV बढ़ गया, ठीक है।
ये भी इन्होंने भी माना है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो एक पूरा चैनल है, इनडायरेक्टली वो रिलेटेड है, ना कि डायरेक्टली और समानांतर रूप से। ये समीकरण ये बताने में भी असमर्थ है कि अल्पकालीन समय में मुद्रा की मात्रा में दिए हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप कीमत स्तर में किस हद तक परिवर्तन होगा। शॉर्ट टर्म में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो चाहिए थी, मनी सप्लाई में इन्होंने मुद्रा की मांग को ज़्यादा फोकस किया है। मनी सप्लाई में यदि कुछ चीज़ें हो जाए तो कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होगा, ये भी इन्होंने नहीं बताया। अगला जो है, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध नहीं, वही वाली बात है जो कि इसने पहले भी बताई थी। मनी मुद्रा की मात्रा बढ़ी, उससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इससे क्या होगा, ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ने से लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी और फिर प्राइस बढ़ेगी। ये इतना एक लंबा सर्कल है, तो इसलिए सीधा संबंध नहीं है। देयर इज़ ए इनडायरेक्ट रिलेशन बट नॉट द डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, इसमें ब्याज दर, ये लाइन लिखी है यहाँ देखिए, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, बल्कि ब्याज की दर, निवेश, उत्पादन, रोजगार और आय की मार्ग से अप्रत्यक्ष संबंध है। इस बात की उपेक्षा कैमरे समीकरण करता है, अगर इसलिए मुद्रा सिद्धांत को मूल्य और उत्पादन का सिद्धांत संबंधित करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, अगला है, मुद्रा की मांग ब्याज निरपेक्ष नहीं है। ब्याज की इन्होंने कहीं चर्चा नहीं की है, ब्याज की दर की उपेक्षा की है। मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कारणवाचक घटक के रूप में एक और घटक है ब्याज की दर, बिल्कुल उसकी उपेक्षा की है। मुद्रा की मांग को ब्याज निरपेक्ष मान लिया इन्होंने। इसका अर्थ है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का ही काम करती है, इसमें अपने आप में मूल्य के भंडार जैसी कोई उपयोगिता ही नहीं है। ये भी बात हो गई, ये भी इन्होंने सही बोल दिया कि क्या है, ब्याज की दर का भी फर्क पड़ता है। जैसे इसको आप रिलेट करो केन्स के सट्टा उद्देश्य से, जो केन्स ने मुद्रा की मांग के 3 फैक्टर माने बाद में, क्योंकि खुद ही इन्होंने इसमें भी है, लेकिन बाद में केन्स ने खुद की आलोचना करते हुए 3 और बताया था। एक तो था लेन देन उद्देश्य, दूसरा पारदर्शिता या दूरदर्शिता उद्देश्य, तीसरा था सट्टा उद्देश्य। ठीक है, इन दोनों को फर्स्ट को उन्होंने L1 नाम दिया था, जिसको फंक्शन माना था इनकम का, दूसरे को L2 जिसको फंक्शन माना था रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, ये मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करा हुआ अभी पहले से, केन्स का तरलता पसंद के सिद्धांत, ये नहीं समझ आए तो देख लेना आप। तो इस तरह से केन्स ने 3 उद्देश्य माने, और केन्स ने भी ये बोला कि व्यक्ति मुद्रा की मांग इन 3 उद्देश्य के लिए करता है। मुद्रा को लेन देन उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए अपने पास कैश फॉर्म में रखता है, नगद रूप में रखता है। उसी को उन्होंने मुद्रा की मांग कहा है। इसमें से सट्टा, जो सट्टा मांग है वो किसका फलन है, ब्याज की दर का। ठीक है, ब्याज की दर में परिवर्तन होने से सट्टा मांग में परिवर्तन होता है, मतलब मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है, जिसकी यहाँ पर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ने उपेक्षा की, ये यहाँ बताना चाह रहा है। ठीक है, अगला है वस्तु बाजार की उपेक्षा, नेगलेक्ट ऑफ गुड मार्केट्स। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा बाजार के तो उन्होंने बात कर लिया, लेकिन वस्तु बाजार में परिवर्तन होगा, उन दोनों में कैसी निर्भरता है उसके बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। नकदी शेष दृष्टिकोण में ब्याज की दर के प्रभाव को छोड़ देने का परिणाम ये हुआ कि नव क्लासिकल अर्थशास्त्री वस्तुओं और मुद्रा बाजार की परस्पर निर्भरता को पहचान नहीं पाए। पेटिनकिन के अनुसार उन्होंने मुद्रा बाजारों पर अनावश्यक संकेंद्रण किया और वस्तु बाजारों की उतनी ही उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा परिवर्तनों के प्रभाव को विश्लेषणहीन बनकर रह गया। ठीक है, दोनों में परस्पर निर्भरता है, पर इन्होंने जो मेन फोकस था सिर्फ मुद्रा बाजार पर किया। अगला था वास्तविक नकदी प्रभाव की उपेक्षा, नेगलेक्ट रियल बैलेंस इफेक्ट। ये हमने पहले वाले लेक्चर में भी देख लिया। वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में समन्वय स्थापित करने में असफल रहे, इसका प्रमाण ये हुआ कि द्विविभाजन डाइकोटॉमी है, जिसे वे दोनों बाजारों के बीच बनाए रखते हैं। द्विविभाजन का मतलब है अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष कीमत स्तर को मुद्रा की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है, और सापेक्ष कीमत स्तर को वस्तु की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है। ठीक है, ये है, ये द्विविभाजन का मतलब क्या है, हम एब्सोल्यूट प्राइस, किसी वस्तु की एब्सोल्यूट रूप में यदि प्राइस है तो वो हम देखेंगे मुद्रा की मांग और पूर्ति निर्धारित कर रही है, लेकिन रिलेटिव रूप में यदि दो वस्तुओं की बात करो,
जैसे चाय और कॉफ़ी की, तो उन दोनों की प्राइस में जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम होगी, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, प्राइस ज़्यादा होगी। तो सापेक्ष कीमत स्तर को वस्तुओं की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है। नकदी शेष सिद्धांत दोनों बाजारों को कड़ाई से अलग अलग रखता है। इसको उदाहरण के लिए ये सिद्धांत बताता है, यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उससे निरपेक्ष कीमत स्तर बढ़ जाता है। मुद्रा की मात्रा में यदि वृद्धि हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, निरपेक्ष किसी स्पेसिफिक रूप से किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। परंतु मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का वस्तु बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बोल रहे हैं। इसका कारण ये है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री वास्तविक शेष प्रभाव को पहचान ही नहीं पाए। वास्तविक शेष प्रभाव बताता है कि निरपेक्ष कीमत स्तर में होने वाला परिवर्तन वस्तु की मांग और पूर्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। मतलब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से वस्तु की निरपेक्ष कीमत में वृद्धि हुई, ठीक है। निरपेक्ष कीमत में वृद्धि हुई तो उसके कारण वस्तु की मांग और पूर्ति में भी परिवर्तन होगा, जो एक रियल इफेक्ट को लेकर आएगा। उसकी यहाँ उपेक्षा उन्होंने की। ठीक है, नकदी शेष सिद्धांत की कमजोरी यह है कि ये इसकी उपेक्षा करता है, रियल बैलेंस इफेक्ट की। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में नो डाउट परिवर्तन होगा, लेकिन वस्तु की मांग और पूर्ति में भी परिवर्तन होगा ड्यू टू द रियल बैलेंस इफेक्ट, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। वस्तु की कीमतें यदि कम होती हैं तो क्या होगा, व्यक्ति की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। वास्तविक आय बढ़ने से जो पहले से वो व्यक्ति वस्तु की डिमांड कर रहा था वो वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक जो रियल बैलेंस इफेक्ट होता है उसकी उपेक्षा की गई है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र के द्वारा। मुद्रा की मांग लोच इकाई नहीं। अब ये भी हमने डायग्राम से देखा था, पिगू का जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी उसमें उन्होंने रेक्टेंगल और हाइपरबोला के माध्यम से वैल्यू ऑफ मनी और मुद्रा की मात्रा में संबंध बताया था। वो किस तरह से है, इकाई लोच के बराबर बताया था कि दोनों में जो परिवर्तन होता है वो समानुपाती होगा। मुद्रा की मांग की लोच इकाई होती है, ऐसा इन्होंने बताया है। इसका मतलब है कि मुद्रा की मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में भी अनुपाती कमी हो जाती है। मुद्रा की मांग में जितनी वृद्धि हो रही उतनी इसमें कमी हो जाएगी, ये। या फिर मुद्रा की मात्रा में जितनी वृद्धि हो रही मुद्रा के मूल्य में उतनी कमी हो जाएगी। पैटिकन का मत है कि कैम्ब्रिज फलन का तत्व एक रूप लोच नहीं है। उसके अनुसार इसका कारण ये है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री वास्तविक शेष प्रभाव का पूर्ण आशय नहीं समझ सके। अभी हमने बात करी, पैटिकन का तर्क है कि कीमत स्तर में होने वाला परिवर्तन वास्तविक शेष प्रभाव करेगा। बिल्कुल, कीमत स्तर में यदि कोई भी चेंज होगा तो रियल बैलेंस इफेक्ट होगा। रियल बैलेंस इफेक्ट होने का मतलब है कीमत स्तर में चेंज होते ही व्यक्ति की वास्तविक आय परिवर्तित हो जाएगी। कीमतें यदि कम होती है तो व्यक्ति की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। कीमतें यदि बढ़ती है तो वास्तविक आय कम हो जाएगी, मतलब उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण, यदि कीमत स्तर गिरेगा तो लोगों की नगद चीज़ों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाएगा। कीमत स्तर गिरता है और लोगों ने पहले 100 रुपये रख रहे थे, 100 रुपये से जान लो कल की डेट में जो एक स्कूट थी वो 4 ही आ रही थी, आज क्या हुआ, उनकी प्राइस पहले से आधी रह गई तो वो 8 हम खरीद सकते हैं। तो वही वस्तु सेवा की वास्तविक मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए जब मुद्रा की अति मांग होती है तो वस्तु सेवा की मांग घट जाती है। हम लेकिन मांग उन्होंने ज़्यादा कर दी, पहले से ज़्यादा रख रहे तो वस्तु सेवा की मांग घट जाएगी। इस स्थिति में वास्तविक शेष प्रभाव मुद्रा की मांग में समानुपातिक नहीं है अपितु गैर समानुपातिक परिवर्तन उत्पन्न करेगा। इसलिए मुद्रा की मांग की लोच इकाई नहीं होगी। एग्जैक्ट परसेंट नहीं बता सकते कि आप मुद्रा की मांग में और कीमत में इस तरह से एग्जैक्ट परसेंटेज का रिलेशन है, ये नहीं बता सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला जो है ये भी केन्स के द्वारा दिया गया होगा, मुद्रा की सट्टा मांग की अपेक्षा। ये केन्स ने इस पर बहुत फोकस किया है। नेग्लेक्ट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। नकदी शेष सिद्धांत की एक और बड़ी कमजोरी यह है कि ये मुद्रा की सट्टा मांग पर ध्यान नहीं देता। नकदी शेष की सट्टा मांग की उपेक्षा का परिणाम ये होता है कि मुद्रा की मांग पूर्ण रूप से मुद्रा आय पर निर्भर हो जाती है। परिणाम होता है पुनः ब्याज की दर की भूमिका, मुद्रा के मूल्य संचय कार्य की उपेक्षा की जाती है, ठीक है। जैसे भी हमने देखी, केन्स ने मुद्रा की मांग क्यों की जाती है इसके लिए 3 कारण बताए थे कि लेन देन उद्देश्य के लिए करता है व्यक्ति, लेन देन उद्देश्य के लिए, ये तो उन्होंने बताया जो फिशर ने बताया था। दूसरा सतर्कता उद्देश्य के लिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में मान लो कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, अचानक से ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए भी हम कुछ बचा के रखते हैं पैसा। इन दोनों को उन्होंने L1 नाम दिया था जिसको इसका फंक्शन माना था। इन दोनों को तो यहाँ भी इन्होंने काउंट किया, जैसे फिशर ने भी, इन्होंने भी, कैम्ब्रिज ने भी।
लेकिन जो सट्टा उद्देश्य था, जिसको ब्याज का फंक्शन माना था, सट्टा उद्देश्य स्पेकुलेटिव मोटिव, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज का दर का फंक्शन माना है, लेकिन इन्होंने सट्टा उद्देश्य की उपेक्षा करके ब्याज दर की भूमिका की भी उपेक्षा की है। सॉरी। ठीक है, इस तरह से ये आपकी कैम्ब्रिज जो इक्वेशंस थी, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण था, उसकी आलोचनाएं थी। ये आप पढ़िएगा, ये आपका कैम्ब्रिज सिद्धांत पूरा होता है यहाँ पे। इसके साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।